लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार वृद्धि पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लासेस जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी मेरे प्यारे भाई बहन, सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास, जो कि रहने वाला है हमारा यहाँ पर एक शानदार सा सेशन, एक शानदार टॉपिक, जिसका नाम है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। तो बिल्कुल एक बार आप सभी दोस्त जल्दी से क्लासेस जुड़ जाएंगे, बिल्कुल, है ना। फिर हम शुरू करते हैं क्लास को एक शानदार तरीके से। आप सभी को नववर्ष 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आप देखिए, जब भी कोई नया साल आता है तो हर साल हम बहुत सारे प्रण लेते हैं, बहुत सारी चीजों को सोचते हैं, लेकिन वो प्रण हमारा कितने दिनों तक चल पाता है? मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ता। बहुत अच्छा बच्चा होगा, बहुत अच्छा साथी होगा तो 10 दिन, 15 दिन, एक महीने तक भी 99% लोगों के वो प्रण नहीं पूरे हो पाते या नहीं चल पाते जो उन्होंने लिए थे। जैसे कि आज बहुत सारे दोस्त देखेंगे कि भैया आज से जिम जाना शुरू करेंगे, कि आज से पढ़ाई करेंगे, कि इस साल नौकरी लेनी ही लेनी है, लेकिन जैसे जैसे दिन आपके आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे कहीं ना कहीं आप ठंडे पड़ते चले जाते हैं। इसका कारण क्या होता है? सबसे बड़ा तो इसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप खुद को अनुशासित नहीं रख पाते। आपको खुद को नहीं पता कि आपका दिन आज क्या होने वाला है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके दिन का ही आपके खुद के पास हिसाब किताब नहीं है, इसलिए आप खुद को अनुशासित नहीं रख पाते और आपका समय कब, कहां और कैसे चला जाता है यह भी आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता। तो आप बहुत बड़े बड़े प्रण लेने की बजाय यदि एक छोटा सा प्रण ले लें कि मैं खुद को अनुशासित रखूंगा, मेरा हर एक मिनट अगर खर्च होगा तो वो बड़े हिसाब से होगा, मेरे पास हर एक मिनट का हिसाब होगा, मैंने ये कहां खर्च किया, क्या ऐसे खर्च करना जरूरी था या ऐसे खर्च करना जरूरी नहीं था, है ना। तो अगर आप इन सभी चीजों को सिर्फ अनुशासित अगर आप खुद को रख लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरह से इस 2026 को अपने लक्ष्य में लगा पाएंगे और मतलब पूरी कोशिश करेंगे कि इस बार 2026 में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाए, है ना। तो अनुशासित रखने के लिए एक सबसे अच्छा तरीका होता है खुद का डायरी मेंटेन करना, है ना। तो मेरी आप सभी से आज पहले दिन एक सलाह रहेगी कि आप अपनी एक डायरी मेंटेन करें, जिसमें हर रोज अपने दैनिक दिनचर्या को लिखें। आपको कब क्या करना है, जैसे हमारा टाइम टेबल है, हमारे टाइम टेबल को साइड कर दो। आपको पता है कि आपको कितने बजे क्या काम करना होता है ना। तो आप बस उसके अनुसार क्या करेंगे, अपने हिसाब से हर रोज सुबह उठ करके एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझे आज इतने से इतने ये करना है, इतने से इतने ये करना है। पढ़ाई के अलावा और भी बातें लिखेंगे और आप देखोगे कि जब आप और बातें लिखोगे, पढ़ाई भी लिखोगे, तो बाकी सारे काम हो जाया करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई ही थोड़ी कम हो पाया करेगी। लेकिन ऐसा शुरू के कुछ दिनों में होगा, जब आप शाम को बैठ करके टिक लगाया करोगे, आपने ये कर लिया, ये कर लिया, ये नहीं हो पाया, तो आपका दिमाग आपसे सवाल उठ करेगा कि भैया मैं आज ये क्यों नहीं कर पाया, भाई ये बताओ। और फिर तुम्हें बेचैनी होगी, तुम्हें बुरा लगेगा और तुम फिर अगले दिन कोशिश करोगे कि अगले दिन तुम उस चीज को सही कर पाओ, ठीक है ना। अगले दिन तुम कोशिश करोगे कि अगर कल वो चीज पूरी नहीं हो पाई तो आज हो जाए, फिर आज भी नहीं हो पाई तो अगले दिन कोशिश करोगे। और ऐसे करते करते आप देखोगे कि आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में जो टारगेट तुम हर रोज 60-70% ही कंप्लीट कर पा रहे थे, हम हमेशा अपनी औकात से ज्यादा टारगेट बना लेते हैं। तो जो टारगेट हम शुरुआत में बहुत कम अचीव कर पाते हैं, धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन में अगर आप देखोगे वो बढ़ता चला जाएगा। और जो टारगेट आप बनाओगे, है ना, अगर उसे आप 80% भी हर रोज कर लेंगे ना कंप्लीट, तो मेरे भाई यकीन मानिए कि आप निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लास को। सर साउंड की क्वालिटी बेकार है, एक बार पता करो क्यों बेकार है भाई, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो यहां पर चैप्टर रहने वाला है उसका नाम है आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या नाम है मेरे भाई? जो हमारा आज की क्लास में चैप्टर रहने वाला है इसका नाम है यहां पर हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये बातें हम हर रोज नहीं करेंगे क्योंकि आज नई साल है ना, और एप्लीकेशन पे भी हमारी पहली क्लास है, तो इसलिए हम यहां पर ये थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, ठीक है। इसे ब्लॉक करो, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को बहुत अच्छे तरीके से।
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अब तक हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, यानी कि कंप्यूटर के इतिहास के बारे में हमने यहां पर क्या करी थी मेरे भाई, बात करी थी। अब जैसे हम और आप हैं, तो हमारे परिवार की भी पीढ़ियां चलती हैं, है ना, हमसे पहले हमारे पापा की पीढ़ी, उससे पहले दादाजी की पीढ़ी, ऐसे करके एक पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी हम चल रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम आगे ऐसे ही कंप्यूटर में बात आती है, तो कंप्यूटर में जो जिन कंप्यूटर की आज के टाइम पर बात होती है, यानी कि नींव कब रखी गई थी आपकी, लगभग 82-83 के आसपास। लेकिन आधुनिक कंप्यूटर का युग कब से माना जाता है, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि 1940 के दशक में, यानी कि 1946 में आपकी, और किसे माना जाता है हमारा, हम कहेंगे जो हमारा आधुनिक कंप्यूटर का युग है उसे माना जाता है। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की शुरुआत वहां से हुई थी, और फिर धीरे धीरे आपकी नई नई पीढ़ियां आती रहीं, हर पीढ़ी में काफी सारे चेंजेस होते रहे। जैसे कि पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो बहुत बड़े होते थे, है ना, जिनका साइज कैसा होता था मेरे भाई, आकार में वो बहुत बड़े होते थे, एक कमरे में भी बड़ी मुश्किल से आ पाते थे, एक बहुत बड़े हॉल में वो आते थे, अकेला व्यक्ति उन्हें नहीं चला सकता था, कई सारे लोगों को चलाने की उसके लिए जरूरत होती थी। साथ में अगर हम आगे बात करें तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से उठाकर नहीं रखा जा सकता था, है ना, उसे आसानी से उठाकर नहीं रखा जा सकता था आसानी से। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे, बिना एसी के नहीं चल सकते थे। तो ऐसी बहुत सारी खामियां थी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी आती है। तो दूसरी पीढ़ी में क्या हुआ, कंप्यूटर थोड़ा छोटा हो गया, थोड़ा ज्यादा अच्छा काम करने लगा, थोड़ा तेज काम करने लगा। फिर हमने बात की कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की। तो जैसे जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगी, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ती चली जाएगी, कंप्यूटर का साइज घटता चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, एक बार कंफर्म करेंगे आप सभी मुझे। भैया आप लोगों का जो भी डाउट, कोई भी समस्या है, अभी दो समस्या मेरे सामने आ रही हैं। एक समस्या ये कि भैया माइक थोड़ी दिक्कत कर रहा है, तो आज की क्लास में आप थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ी बहुत अगर आवाज आपको परेशान कर रही है तो थोड़ा सा आप बस आज की इस क्लास में देख लीजिए, कल से मैं इसे ठीक कर दूंगा या स्टूडियो ही चेंज कर दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, डाउट आ रहा है कि सर आप वीडियो में आपने पेनिसिल्वेनिया बताया है, कल आपने आयोवा बताया था, तो बच्चे आप एक बार क्लास को दोबारा देखो, मैंने क्लैरिफिकेशन वहां पर दिया था। बाकी ऐसा अगर कोई भी आपका डाउट हुआ करे तो आप टेलीग्राम डाउट ग्रुप आपका आज रात 8 बजे से ओपन होगा, वहां पर एक बार आप क्या करेंगे मेरे भाई, है ना, इसमें आप वहां पर मुझे टैग करके जो भी आपका डाउट है हमारी क्लासेस के कंटेंट से लेकर आप वहां पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हर एक दोस्त को वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। लाइव क्लास में हर बच्चे का जवाब दे पाना संभव नहीं है, इसलिए, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम, और मैंने आपसे यहां पर बात की जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की अब तक कुल कितनी पीढ़ियां आ चुकी हैं, या हम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी पर काम कर रहे हैं, ठीक है, हम कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी पर काम कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि कंप्यूटर की अब तक सब कुल 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं, और वर्तमान में कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी ही हमारी आपकी चल रही है, ठीक है, बिल्कुल। तो 5 पीढ़ियों में सबसे पहले एक सवाल यह बनता है कि यह बताइए इन पीढ़ियों की टाइम ड्यूरेशन क्या थी। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब से कब तक थी, दूसरी पीढ़ी कब से कब तक थी, तीसरी पीढ़ी कब से कब तक थी, चौथी पीढ़ी कब से कब तक थी, और 5वीं पीढ़ी कब से कब तक थी, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये हमें सबसे पहले यहां पर जानना होता है, ठीक है। तो आप आगे देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो आप देखोगे इसका जो टाइम पीरियड है वो, देखो इसका टाइम पीरियड अभी मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं कि अलग अलग जगह पर, अलग अलग बुक्स में, अलग अलग वेबसाइट्स पर आपको ये डेटा अलग अलग ही मिलेगा, ठीक है। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहां पर एक मानक ले रखी है डेटा, कुछ स्टैंडर्डाइज डेट ले रखी है, अगर आप इन्हें समझ लोगे तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी है आपकी वो 1940 से 1956 तक इसकी टाइम ड्यूरेशन हमारी रहती है। कब तक, 1940 से 1956 तक। अगर हम दूसरी पीढ़ी की बात करते हैं तो वो होती है हमारी 1956 से लेकर के 1964 तक। कहां तक, दूसरी पीढ़ी जो होगी हमारी वो होगी 1956 से लेकर 1964 तक। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 1964 से लेकर 1971 तक।
चौथी पीढ़ी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 1971 से लेकर 1985 तक, और जो पांचवी पीढ़ी का हमारा एक टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है मेरे भाई आपका 1985 से लेकर के अब तक। कितना? 1985 से लेकर के अब तक। अब आप में से कई सारे दोस्त हमसे ये कहेंगे कि भैया आपने स्वयं अपने इन्हीं कोमल कोमल हाथों से हमें पहले किसी और बैच में कुछ और डेटा लिखवाया है। बिल्कुल लिखवाया है। तो मैंने तुम्हें वहां पर साथ के साथ यह भी बताया है कि यह डेटा एज इट इज नहीं रहता, यह कम ज्यादा होता रहता है, इसीलिए मैं इसे हर बार अलग अलग कर देता हूं कि तुम इन्हें फिक्स तरह से याद ना करो। लेकिन अगर आप इसे याद कर लोगे एक बार तो फिर आने वाला हर एक सही होगा। कैसे? समझना, ये रटना नहीं है डिट्टो, आपको बस एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम गैप याद रखना है कि लगभग 40 के दशक से 50 के दशक के बीच तक कंप्यूटर की पहली पीढ़ी चली थी। ठीक है, अगर तुम्हें इसकी जगह पर 1944 देखने के लिए मिल जाए, 1944 से 55, तो यह भी सही है, इसमें भी तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलो, तो ये हमने एक यहां पर बिल्कुल बेसिक सी चीज ली है जो अगर आपको आप किसी भी बुक में अन्य में देखने के लिए मिले तो आप इससे परेशान मत होना। क्यों ना हो भैया परेशान? क्योंकि ऑप्शन में एग्जैक्ट कभी नहीं पूछता। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, या पहली की जगह यहां लिखो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब से कब तक थी। ठीक है, मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा और चारों ही ऑप्शन, बल्कि 5 ऑप्शन दूंगा और पांचों ही ऑप्शन अलग होंगे। समझना, ए, बी, सी, डी और ई। अब हमने यहां पर देखा कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मैंने लिख दिया, मतलब मुझे नहीं पता, मैंने बस आपको ऑप्शन दिए। अप्रोक्सीमेशन में आपको ये याद रखनी होती है। किसमें मेरे भाई? अप्रोक्सीमेशन में आपको ये चीजें क्या करनी होती हैं? याद रखनी होती हैं, है ना। अब आप मुझे बताओ इस सवाल का उत्तर क्या होगा। आप मुझे बताएंगे कि ये जो सवाल हमें दिया गया है इसका उत्तर जो है मेरे भाई वो क्या होगा। ठीक है दोस्त, बताएं। इनमें एक भी डेट की जो रेंज है वो वैसी नहीं है जैसी मैंने तुम्हें इससे पहले वाले पेज पर दिखाई थी, एक भी मैच नहीं कर रही होगी। लेकिन उसके बावजूद आप इस चीज को आसानी से पहचान सकते हो कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की है, कौन सी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की टाइम ड्यूरेशन है। बता दो एक एक करके। तो हम कहेंगे भैया दूसरी पीढ़ी ये है, सेकेंड जनरेशन की जो बात है वो यहां पर हो रही है। ठीक है, अगर मैं इसके बाद पहली पीढ़ी की बात करूं तो आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ? अगर मैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की जनरेशन की मतलब टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तब आंसर क्या हो जाएगा? तो जब पहली की कहेगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, तीसरी की कहेगा तो कौन सा होगा भाई? जहां पर 63 की छूट रही है वहां पर 64, मतलब अपने आप जहां पर दूसरी खत्म होगी उसके बाद तीसरी आ जाएगी, जहां पर तीसरी खत्म हो रही है आपकी उसके बाद चौथी आएगी, है ना। तो ये चीज आपको एकदम फिक्स याद ना रख करके अप्रोक्सीमेशन में याद रखनी है, और फिर इससे आने वाला कोई भी सवाल जो होगा वो आप बड़ी आसानी के साथ पहचान जाएंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड नहीं होना है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं, यहां तक बात क्लियर है? चलिए, इसके बाद हम देखेंगे देखेंगे हम यहां पर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो एक चीज आपसे पूछी जाती है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, जिसे हम और आप कहते हैं तकनीक, कि कंप्यूटर की जो हमारी पीढ़ियां हैं
इसमें कौन सी पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। जैसे जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे हमारे इनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ, और फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें किस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तो सबसे पहला सवाल आपसे एक ये बनता है, यहां पर आप साइड में एक हेडिंग और डाल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बस ये हेडिंग है, यूज्ड इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी कब यूज हुई, ये सबसे पहला सवाल आपका बनता है। तो हम कहेंगे कि भैया जो आपके कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। किनका, इसमें मेरे भाई वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था, कौन सी तकनीक का, तो ये वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था। इसे हम हिंदी में निर्वात नलिकाएं भी कहते हैं, लेकिन ये हिंदी में कभी भी पूछा नहीं जाता। तो मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर मेरे भाई इस वैक्यूम ट्यूब्स को ऐसे लिखकर दे देगा, हिंदी में भी देगा तो ऐसे लिख देगा, ठीक है। तो इसे वैक्यूम ट्यूब ही कहा जाता है, इसे आप कुछ और ना लें, आप निर्वात नलिका वगैरह याद ना रखें, ठीक है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, किस टेक्नोलॉजी का, तो यहां पर इस वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था। किसका, तो हम और आप कहेंगे कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में आपके ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया गया था। अगर मैं बात करता हूं कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में किस चीज का इस्तेमाल किया गया, तो आप कहेंगे कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। किसका, तो हम और आप कहेंगे कि इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी चिप का इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अब एक सवाल आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि ये जो आईसी चिप होती है ये बनी किसकी होती है। आईसी चिप के लिए ही पूछता है, बाकी चीजों के लिए नहीं पूछता, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से लेकर के चल रहे हैं हम, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो फिर उन सभी चीजों को कंबाइन करके और भी डिटेल में जानेंगे, है ना, बिल्कुल। अब हम देखेंगे यहां पर कि आईसी चिप इंटीग्रेटेड चिप इसे हम कहते हैं, और ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, ये सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम की बनी हुई होती है, क्योंकि ये दोनों ही सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों ही कैसे हैं, ये सेमीकंडक्टर धातु हैं, ये एक सेमीकंडक्टर धातु हमारे होते हैं। तो ये सवाल बहुत पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता हालांकि, बट हमें पता होना चाहिए कि जो आईसी चिप होती है ये इंटीग्रेटेड सर्किट चिप हम इसे कहते हैं, और ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है। कई बार एग्जामिनर आपको सिलिकॉन ऑप्शन में ना दे करके जर्मेनियम दे देता है, तो हम याद रखेंगे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम की बनी हुई होती है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की, तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में शुरू हुआ यूज वीएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर का। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में किसका प्रयोग शुरू हो गया, तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग यहां से शुरू हो गया, और कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में जो माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ उसका नाम था वीएलएसआईसी। और अगर मैं कंप्यूटर की पहली पीढ़ी की बात करूं, पांचवी पीढ़ी की बात करूं, तो इसमें यूएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर, इसमें यूएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर और एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनका इस्तेमाल कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में किया गया था, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, हम कहेंगे वैक्यूम ट्यूब्स को निर्वात नलिकाएं कहते हैं। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ, तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का प्रयोग हुआ, चौथी पीढ़ी में हमारा वीएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआईसी माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। अगर मैं वीएलएसआईसी की फुल फॉर्म की बात करूं, तो ये वीएलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होगी भैया, और अगर मैं यूएलएसआईसी के फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, तो आप याद रखें। और एक और नाम था एआई, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, ठीक है। तो जब बात आती है वीएलएसआईसी की, इसे हम और आप कहते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट,
क्या कहते हैं इसे हम? तो आप कहिएगा कि इसे भैया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहते हैं, है ना। वीएलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है सर? वीएलएसआईसी की फुल फॉर्म भी होती है, जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसे हम, ये एक प्रोसेसर होता है और इसे हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट कहते हैं। अगर मैं यूएलएसआईसी की बात करूं तो ये यूएलएसआईसी की फुल फॉर्म क्या होगी? ये आपकी इस वीएलएसआई से भी हाई क्वालिटी के क्या होते हैं? आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, ये हमारा हो गया, ठीक है। और एआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप याद रखिएगा कि एआई की फुल फॉर्म होती है मेरे भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या होगी दोस्त? एआई की आपकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये हमारी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हो गई और इन पांचों पीढ़ियों के बारे में, इन पांचों पीढ़ियों के बारे में, मतलब पांचों पीढ़ियों में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, अभी तक हमने सिर्फ वही जाना है। हम डिटेल में जानेंगे कि निर्वात नलिकाएं किसने बनाई, ट्रांजिस्टर किसने बनाया, है ना, जैक किल्बी ने आईसी चिप बनाई, ये सभी चीजें हम जानेंगे, ठीक है। पीपीटी से पढ़ाइए, पीपीटी से ही पढ़ाऊंगा। जस्ट अभी मैं आपको एक एक करके थोड़ी चीजें लिख करके बता रहा हूं, फिर उन्हीं सभी चीजों को एक साथ पीपीटी के थ्रू से बताऊंगा, तो फिर आपको पीपीटी से भी पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो ये बात आपको क्लियर हो गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हमने क्या जाना है यहां पर? तो इसमें हमने जान लिया कि भैया कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, ठीक है। इससे ऊपर हमने जाना था कि भैया कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या था। अब तीसरे नंबर पर हम यहां पर जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही कि कौन सी पीढ़ी में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर है इन पर जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है सभी चीजें लैंग्वेजेस में होती हैं, है ना। तो कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था? तो यहां पर लिख लेंगे लैंग्वेज यूज्ड, यहां पर एक हेडिंग डालेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब हम यहां पर लिखेंगे लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किस पीढ़ी में किया गया था। यह सवाल आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, यह सवाल आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है, या फिर आपसे कथन कारण की वजह से पूछ सकता है, अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो इसमें याद रखना मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका? तो हम याद रखेंगे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है? यानी कि बाइनरी लैंग्वेज का इस्तेमाल इसमें आपका हमारा किया जाता है। ऐसे मशीन के नाम से ही पूछा जाता है, उसके नाम से नहीं पूछा जाता, बाइनरी के नाम से नॉर्मली, है ना। तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल मुख्यतः किया गया था, ठीक है। अगर मैं सेकंड जनरेशन की बात करूं तो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन में यानी कि दूसरी पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, और कोबोल और फोर्ट्रॉन जैसी लैंग्वेजेस का प्रयोग किया गया था। कौन सी थी? तो हम कहेंगे कि कोबोल, फोर्ट्रॉन और असेंबली, इन लैंग्वेज का प्रयोग किस जनरेशन में किया गया? तो आप कहेंगे कि भैया इन जनरेशन का प्रयोग कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में किया गया था, ठीक है भाई, बिल्कुल। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं और कंप्यूटर की तीसरी लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे, तो कंप्यूटर की जो तीसरी पीढ़ी होती है इसमें अब यहां पर HLL, HLL का क्या मतलब है जी? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज होना शुरू हो गया। हाई लेवल लैंग्वेजों का की शुरुआत कंप्यूटर की किस पीढ़ी से हुई? तो हम और आप कहेंगे कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, इनकी शुरुआत कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी से हुई थी। कहां से हुई थी मेरे भाई? तो आप बड़ी आसानी से कह देंगे HLL की फुल फॉर्म क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। और जो ऊपर हमने लिखा है मशीन लैंग्वेज, इसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अगर मैं यहां पर लिख दूं, इसे हम LLL भी कहते हैं, यानी कि लो, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी लो लेवल लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी मेरे भाई? तो इसकी फुल फॉर्म लो लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है दोस्त।
वेरी गुड। इससे एनटीपीसी भी कवर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। आगे बढ़ते हैं। तो अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर भी कौन कौन सी, तो देखो दोबारा से नाम आता है यहां पर कोबोल फोर्ट्रॉन, कोबोल फोर्ट्रॉन, बेसिक, ईटीसी आदि। मैं यहां पर सारी नहीं लिखा रहा हूं, मैं यहां पर वो बता रहा हूं जो तुमसे बार बार पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा हाँ कोई एग्जांपल बता दीजिए, मैंने बता दिया। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि कोबोल फोर्ट्रॉन आपने यहां भी लिख दिया और कोबोल फोर्ट्रॉन आपने यहां भी लिख दिया, तो हम कौन से में माने, या ये दो जगह क्यों आई है। तो जो कोबोल और फोर्ट्रॉन लैंग्वेज है, इनका जो विकास हुआ था, इनकी जो शुरुआत हुई थी वो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में हुई थी, यानी कि 56 से लेकर 64 के बीच में टाइम ड्यूरेशन में हो गई थी, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की, इसमें इसका नाम क्यों आ रहा है जी, तो इसकी शुरुआत हुई थी यहां पर, इसकी शुरुआत हुई थी यहां पर, लेकिन इसका जो विकास हुआ, जो ये फेमस हुई, जो इसका अपडेशन हुआ, जिसके लिए ये मेनली जानी जाती है, वो कहां पर हुई, तो वो हमारी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुई। इसलिए इसका नाम दोनों लैंग्वेजेस में आता है, दूसरी में भी आता है, तीसरे में भी आता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई छोटा बच्चा जिसका जन्म तो हुआ अपने घर पे, लेकिन होता है ना किसी को किसी की नानी ने पाला, किसी को किसी के मामा ने पाला, तो उसका जन्म तो हुआ मान लो नोएडा में, लेकिन वो रहने कहां पहुंच गया, लखनऊ रहने वो पहुंच गया, और उसकी पूरी परवरिश पढ़ाई लिखाई सब कुछ कहां पर हुई, हमारी आपकी वहीं पर हुई, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, वो अब अगर उससे कोई पूछे तुम कहां के रहने वाले हो, तुम कहां के हो, तो भाई वो दोनों ही जगह का है कहीं ना कहीं, तो डिपेंड करता है फिर ये आंसर ऑप्शन पर, ठीक है। ओके, अगर मैं चौथी जनरेशन की बात करूं, इसमें यूज होने वाली सबसे ज्यादा कौन सी लैंग्वेज है, तो एसक्यूएल इसमें यूज होने वाली सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली एक लैंग्वेज है। यूज तो और भी बहुत सारी हुई। एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी, तो आप याद रखेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसे हम और आप क्या कहते हैं, तो इसे हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल हुई थी आपकी, तो हम कहेंगे कि कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में मेरे भाई आप याद रखेंगे प्रोलोग, LISP, AI से संबंधित कुछ लैंग्वेजेस, पाइथन है ना, इनका प्रयोग इसमें आपका हुआ था, ठीक है। किसमें, कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी में। तो ये हमारी कितनी हो गई, ये मेरे भाई हमारी कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हो गई। पांचों पीढ़ी में हमने कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किसमें किया, ये हमने यहां पर जान लिया। भाई एक बार प्लीज आप सभी मुझे कंफर्म कर देंगे कि यहां तक की बात में आपको कोई दिक्कत परेशानी या समस्या तो नहीं है। आपको लग रहा होगा सर आपने वो वाली लैंग्वेज छोड़ दी, वो वाली छोड़ दी, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, मैं अभी सब कुछ कराऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखकर बस ध्यान से देख लो इसे, है ना। चलिए तीसरे नंबर हम आते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंप्यूटर, यानी कि किस पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर बनाया गया, यह सवाल भी पूछा जाता है। कौन सा कंप्यूटर किस पीढ़ी का है, यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में प्रयोग होने वाले जो कुछ कंप्यूटर हैं उनका नाम है जैसे एनियाक। अच्छा, अब इस बात को आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि एनियाक का नाम यहां क्यों आ रहा है। एबीसी भी इसी का उदाहरण हो जाएगा, एडवेक भी इसी का उदाहरण हो जाएगा, एडसेक भी इसी का उदाहरण हो जाएगा, यूनिवेक भी इसी का उदाहरण हो जाएगा, हाँ के ना, बिल्कुल। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे कुछ कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। भैया पहली पीढ़ी के कंप्यूटर क्यों है ये, क्योंकि ये कब बने थे, तो याद करिए एनियाक 1946 में बनाया था, है ना। ये सभी आपके 1949 उसी टाइम पीरियड के हैं, 1940 से लेकर के 1940 के बाद के और 1956 से पहले के हैं ये सारे, है ना। तो ये सभी के सब किस में आ गए, अपने आप ही हमारी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में आ गए, क्योंकि हम ये जान चुके हैं कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी 1940 से लेकर 56 तक है अप्रोक्स में, और ये इसी के बीच में बने हैं, तो अपने आप ही नहीं शिफ्ट हो जाएंगे वो वहां पर, बिल्कुल। अगर मैं कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की बात करूं,
कंप्यूटर बहुत बने इन बीच में, लेकिन मैं यहां पर जो हैंड रिटन में अभी लिखा रहा हूं वो लिखा रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको सारी भी जानकारी दूंगा, लेकिन अभी मैं वो बता रहा हूं जो एटलीस्ट तुम्हें इतना तो याद होना चाहिए। अब कंप्यूटर की जो दूसरी पीढ़ी है हमारी, इसका एक फेमस कंप्यूटर है अटलस और एक है हनीवेल 400। आप कहोगे आपने तो हमें इसके बारे में पढ़ाया नहीं, भाई पढ़ना भी नहीं है ना, हमें बस इनके नाम देखने हैं कि जो कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी थी आपकी लगभग 56 से लेकर के, ठीक है, लगभग 1956 से लेकर के 63-64 के आसपास तक की, उसमें यह बना। कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन से हैं, तो आप और हम कहेंगे IBM 360, IBM 370, CDC 6600, ये हमारे कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की, तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी का एक बहुत फेमस कंप्यूटर है जो बार बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया, जिसका नाम है एप्पल सेकंड। कौन सा, जिसका नाम है हमारा एप्पल सेकंड। और कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का अगर मैं कोई फेमस कंप्यूटर की बात करूं तो वो हमारा परम सुपर कंप्यूटर, ये आपसे कई बार पूछा जाता है। अभी मैं यहां पर इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, सारे नाम नहीं बता रहा, वो भी बताऊंगा, लेकिन एटलीस्ट आपको ये अपने दिमाग में इतनी जानकारी रख लेनी होगी। सर आपकी जूनियर असिस्टेंट वाली कंप्यूटर की नोट्स प्रिंट करवा लूं, बिल्कुल मत कराओ मेरे भाई, तो मैं किसी भी प्रकार की कोई PDF प्रिंट अभी नहीं करानी है, कुछ दिन आप रुक जाओ अभी, ठीक है, ओके। तो यहां तक बात क्लियर हो गई, इसमें भी आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी, ओके। अब एक आता है स्पीड को लेकर के, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में स्पीड कितनी थी, दूसरी में स्पीड कितनी हो गई, तीसरी में स्पीड कितनी हो गई, चौथी में कितनी हो गई, पांचवी में कितनी हो गई, वो सभी चीजें, ठीक है। चलो, तो एक बार मुझे यस करके बताएंगे क्या यहां तक की बात आप सभी को क्लियर है और यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी तक जस्ट मैंने इस पूरे टॉपिक के टुकड़े टुकड़े करके इसे आसान बनाकर आपको समझाने की कोशिश की। अब हम यहां पर इकट्ठी पीढ़ी उठाते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, और उस पीढ़ी में जो जो काम हुए वो सारे अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे एक साथ, ठीक है, एक साथ। और फिर ऐसे ही पांचों पीढ़ियों के बारे में जानेंगे। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने टॉपिक उठाई कि उसकी ड्यूरेशन ले ली, फिर टेक्नोलॉजी ले ली, ऐसे ऐसे, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर क्या करेंगे कि अब हम यहां पर एक पूरी पीढ़ी लेंगे, उसके अंदर क्या क्या हुआ वो जानेंगे, ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं थोड़ी सी बात शुरुआत में इसलिए कर रहा हूं, देखो भाई जब भी तुम्हारे घर पे तुम अगर किसी नए स्कूल में कभी अगर गए होगे, तो पहले दिन जब आप किसी नए स्कूल किसी नए ट्यूशन में जाते हो मेरे दोस्त, तो पहले दिन तुम्हें थोड़ा असहज महसूस होता होगा। भाई थोड़ी ट्यूनिंग मैच करनी होती है, थोड़ी बातें करना जरूरी होता है। अगर आप पहले ही दिन जाकर के बिल्कुल अकेले से बैठ जाओगे तो तुम कभी होशियार हो ही नहीं सकते। तो आज की क्योंकि हमारी ये पहली क्लास थी, तो हम बिल्कुल आसान तरह से चीजों को लेकर के चल रहे हैं, और थोड़ी सी बातचीत भी मैं आपको इसलिए कर रहा हूं, ये बातें रोज थोड़ी ना होंगी, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में थोड़ा समझाया इसलिए क्योंकि जरूरी है बातचीत करना, ठीक है। आप एक भाई का कमेंट आ रहा था, सर आज सुबह सुबह किसे आपने ब्लॉक कर दिया। भाई हम कभी किसी को ब्लॉक नहीं करते जनरली, ठीक है, लेकिन जब आप अपनी इंसानियत ही भूल जाते हैं, आप अपनी मानवता ही को ही भूल जाते हैं, तो फिर दुख होता है दोस्त, है ना। मतलब बिना किसी बात के भाई गाली लिख रहे थे यहाँ पे मेरे लिए, मैंने क्या कर दिया दोस्त तुम्हारा, मैंने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा, है ना। मतलब वो अपनी ये बता रहे थे कि मेरी कितनी अच्छी परवरिश हुई है और मैं कितना अच्छा इंसान हूं, और हो सकता है वो जिंदगी भर मेरे लिए नेगेटिव रहे, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, मैं कभी भी यूट्यूब पर किसी प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, वो जरूर किसी ना किसी रूप में किसी न किसी आईडी में आकर के मेरे साथ खुंदस निकालेंगे, कमेंट करेंगे नेगेटिव नेगेटिव, इस मास्टर को पढ़ाना नहीं आता, इसका पढ़ाया कुछ नहीं आता। लेकिन सच में सोचकर देखना, क्या उससे मुझे कोई फर्क पड़ेगा? भाई बिल्कुल नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एनर्जी खराब कर रहे होंगे किस चीज में, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे जीवन में अगर वो इसी तरह से रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज भाई, अगर आप लोगों का कोई, मैं कुछ बातें आपको इसलिए बता रहा हूं पहली क्लास है, और अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे तो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएं। ये जर्नी लंबी चलने वाली है, एक आध दिन की बात नहीं है, बस एक दिन की बात हो, तो इसलिए हमें सब चीज समझनी होगी जिससे हमें समस्या ना आए। आप सभी के लिए टेलीग्राम डाउट ग्रुप बनाया गया है एक,
ठीक है। एक टेलीग्राम डाउट ग्रुप बनाया गया है, तो टेलीग्राम डाउट ग्रुप में आप लोग जुड़ोगे कैसे, मैं आपको बताऊं। जहां पर आप अपनी क्लास को भी देख रहे हो ना लाइव, वहीं पर रिकॉर्डेड लिखा आता है बगल में, और वहीं पर टेलीग्राम लिखा आता है। तो जब आप उस टेलीग्राम पर क्लिक करोगे तो लिंक सी आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो तुम अपने आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओगे, है ना। और आप जैसे ही उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ोगे तो आप उसमें मैसेज नहीं कर पाओगे। अब आपको परेशान हो गए भैया मैसेज कैसे होंगे, तो मैसेज होंगे रात में 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, और मंडे टू सैटरडे, और 1 घंटे में सिर्फ एक ही मैसेज आप कर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि आप बहुत ज्यादा फालतू का समय वहां पर ना खराब करें। आपका जो भी डाउट जिस भी टीचर से है, सिर्फ उसी टीचर को आप टैग करके अपना डाउट पूछ लें। जिस भी टीचर से तुम्हें डाउट पूछना है उसे एक बार टैग जरूर करते हैं। टैग कैसे करते हैं टेलीग्राम में, @ का सिंबल बनाएंगे, मेरा नाम लिखेंगे SHIV, तो मेरी आईडी ऊपर तुम्हें दिखने लग जाएगी। बस उसी पर क्लिक करके आप मुझे टैग कर सकते हैं। तो आपका जो भी डाउट है कि सर आपने पास क्लाइन मशीन बताई थी, आयोवा, जो भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है अगर किसी भी चीज में, तो आप मुझे वहां पर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। वहां पर मैं आपको जवाब दूंगा। लाइव क्लास में दोस्त मैं आपको जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो हो सकता है वो डाउट बाकी सबका ना हो, सिर्फ आपका हो, ठीक है। चलिए अब हम यहां से शुरू करते हैं अपनी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी को। अभी पीडीएफ प्रिंट नहीं करानी है, बिल्कुल नहीं करानी। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब से कब तक, 1940 से लेकर 1956 तक, ठीक है। इसमें किसका इस्तेमाल किया गया था, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को किसने बनाया था, अच्छा यहां पर कंफ्यूजन आता है कई बार। यहां पर क्या आता है, कई बार कंफ्यूजन पैदा होता है। वो कंफ्यूजन अभी मैं आपको दूर करूंगा। सबसे पहले याद रखना कि जो हमारा वैक्यूम ट्यूब है, इसे 1904 में जोसेफ जैकवर्ड के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, तो अभी एक बहन ने पूछा भी था कि सर जो आप हमें बता रहे हैं, है ना, आपने भी पूछा भी था कि जो आप हमें बता रहे हैं कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है, इसका आविष्कार किसने किया था, ये दिखती कैसी है, ये काम क्या करती है। तो आप याद रखेंगे कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, जानते हैं, इसे जोसेफ जैकवर्ड ने बनाया था सन 1904 में। ओके। डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पंच कार्ड का भी प्रयोग हुआ था। किसका प्रयोग हुआ था, पंच कार्ड का। ओके। अब सॉरी मुझसे गलती हुई है यहां पर, थोड़ी सी एक मुझसे यहां पर मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा इसे करेक्ट करेंगे यहां पर। ये जो बात है आपकी जोसेफ जैकवर्ड की, इन्होंने इस पंच कार्ड को बनाया था। किसे, इस पंच कार्ड का जो प्रयोग है वो इन्होंने जोसेफ जैकवर्ड ने आपका यहां पर किया था। अब एक सवाल आता है कि कहीं कहीं पर तो आपने बताया है सर हमें कल की क्लास में कि हरमन हुलेरिथ ने बनाया था आपका पंच कार्ड, और कहीं कहीं पर आपने बताया है कि जोसेफ जैकवर्ड ने बनाया था। तो हमें ये कंफ्यूजन दूर करो हमारा, तो आप समझेंगे वैक्यूम ट्यूब 1904, लीडे फॉरेस्ट इन 1904, और पंचकार्ड का आविष्कार किसने किया था, तो जोसेफ मैरी जैकवर्ड, इन्होंने किया था शुरुआत में। और पंचकार्ड का प्रयोग किसके लिए, कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग में किसने किया था, तो वो हरमन हुलेरिथ ने किया था। इन दोनों चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस है, इन दोनों ही चीजों में क्या है मेरे भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्योंकि जोसेफ जैकवर्ड ने क्या बनाया था, याद करिए कल की क्लास में मैंने आपको बताया था 1801 में जैकवर्ड लूम बनाया था। क्या बनाया था इन्होंने, 1801 में जैकवर्ड लूम बनाया था। और इतनी सी बात से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जैकवर्ड लूम क्या था, वो एक करखा था जिसपे क्या बनाई जा रही थी, पंचकार्ड के माध्यम से आपका काम किया जा रहा था, उस पर डिजाइन बनाई जा रही थी। तो वो तो करखे पर काम हो रहा था, इसलिए पंचकार्ड बना था। लेकिन हरमन हुलेरिथ ने कंप्यूटर में इसका यूज लिया, तो कंप्यूटर या डेटा प्रोसेसिंग के लिए हरमन हुलेरिथ को क्या कहा जाता है, यहां पर कंप्यूटर और डेटा प्रोसेसिंग के लिए हरमन हुलेरिथ को पंचकार्ड का जनक कहा जाता है। वैसे नॉर्मली आपका जोसेफ जैकवर्ड ने। तो जब भी आपके सामने सवाल आएगा तो प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए इसमें मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी, इनमें जो कंप्यूटर आपके बने, उनमें किसके लिए, स्टोरेज के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यूज ऑफ मैग्नेटिक ड्रम फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर। मशीनी भाषाओं में प्रोग्रामिंग का प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ प्रोग्रामिंग इन मशीन लैंग्वेज
और इसकी स्पीड, तो कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी की स्पीड है हमारी, वो हुआ करती थी मिली सेकेंड में। कैसे? मिली सेकेंड में आपकी इसकी स्पीड हुआ करती थी। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद हम देखेंगे, अब ये एक जनरल बात है जो आप नहीं भी लिखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है तो इनके कार्य करने की जो स्पीड है वो बहुत ही धीमी होती थी, बहुत कम होती थी, अविश्वसनीय। क्योंकि ये शुरुआती दौर था तो आप इस पर विश्वास नहीं कर सकते थे इसके रिजल्ट पर, क्योंकि ये कई बार गलत भी दे देता था, बहुत अधिक जगह घेरता था, बहुत स्पेस इसे चाहिए होते था, बहुत अधिक विद्युत ऊर्जा खपत करने वाला, यानी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी ये कंज्यूम करता था, और बिना एसी के तो ये चल ही नहीं सकता था। तो ये कुछ इसकी बातें हैं। अब जैसे जैसे आपकी जनरेशन आगे बढ़ेगी, स्पीड बढ़ जाएगी, विश्वास होने लगेगा, जगह कम घेरने लगेगा, लाइट कम खाने लगेगा, और क्या होगा, हमारा बिना एसी के भी धीरे धीरे हमारे चलने लगेंगे। ठीक है भैया। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये वैक्यूम ट्यूब्स आखिर होती कैसी हैं, तो आप देखेंगे यहां पर कि ये नॉन पोर्टेबल होते थे। नॉन पोर्टेबल का क्या मतलब है कि ये जो कंप्यूटर है पहली जनरेशन के, इन्हें ऐसा नहीं है कि उठाकर बैग में रखा चल दिए, ये इन्हें आसानी से इधर उधर नहीं उठा के रखा जा सकता था। और कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता था, और कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में इन वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित कौन कौन से कंप्यूटर बने, तो कल की क्लास में भी जब हमने टेक्नोलॉजी जानी थी हर कंप्यूटर की, तो आप देख रहे थे वहां पर बार बार वैक्यूम ट्यूब्स लिखा हुआ आ रहा था। वो यही है कि एनियाक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक, आईबीएम, मार्क 1, सीक, आईबीएम, ये सभी के सभी हमारे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, जो कि मैंने अभी वहां पर भी आपको बताया। और आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब्स होती कैसी हैं, तो आप लोग देखते होंगे कि पुराने समय पर जब हमारे टीवियां हुआ करती थी जिनमें पीछे की तरफ से बहुत ज्यादा हिस्सा निकला होता था, उनमें पिक्चर ट्यूब होती थी, अगर आपने सुना हो, है ना। या फिर आप आज भी देखते होंगे तो हमारी कार, हमारी मोटरसाइकिल, बाइक में इसी प्रकार के कुछ बल्ब लगे होते हैं। अब आप खुद सोचकर देखो कि इस भरे कोहरे में, ठंड में भी अगर अपनी गाड़ी को, अपनी बाइक को 100-200 किलोमीटर लगातार चला दो, लाइट जलती रहे, तो वो जो आपकी लाइट होती है बहुत गर्म हो जाती है, जबकि उसमें सिर्फ एक ये लगा होता है ना, वैक्यूम ट्यूब। और सोचो अगर ऐसे हजारों वैक्यूम ट्यूब लगा दिए जाए किसी कंप्यूटर में, तो उस कंप्यूटर में गर्मी की जो सीमा है वो कितनी हो जाएगी, बहुत हो जाती थी। इसी वजह से हमारी जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, इनमें बिना एसी के ये चल नहीं सकते थे। ठीक है दोस्त, तो यहां तक की बात आप सभी को क्लियर हो गई। एक बार आप सभी मुझे कंफर्म करके बताएंगे, फिर जो भी कुछ हमने आज की क्लास में पढ़ा है मैं इसका एक बार आपको क्विक रिवीजन कराऊंगा, और इसके आगे की चीजों को हम यहां पर कल की क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। हैंड रिटेन नोट्स अच्छा डलवाओ सर, बच्चे वो बहुत अच्छा राइटिंग है और बहुत अच्छे तरह से वो बहन नोट्स करती हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी प्रॉपर फोटो लगा करके, वो अच्छा ही है। ठीक है ना, चलो बताएंगे क्या यहां तक बात क्लियर है? फिर मैं एक बार आपको रिवीजन करा दूं। ठीक है, अच्छा, ये आपको एक जगह पर और कंफ्यूजन हो सकता है, उसे भी मैं आपका साथ के साथ दूर करना चाहूंगा। वो ये है कि यहां पर मैंने लिख दिया है क्या, लीडे फॉरेस्ट का नाम। यहां पर एक और नाम लिखेंगे, एम्ब्रोस फ्लेमिंग। ठीक है, तो वास्तविकता में तो वैक्यूम ट्यूब्स को बनाया इन्होंने था, लेकिन इसका जो रियल यूज है, इसकी जो मार्केट में पहचान करवाई, वो लीडे फॉरेस्ट ने करवाई। तो होता क्या है कि आपसे दोनों ही पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर जो पूछा जाता है वो लीडे फॉरेस्ट पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको यहां पर लीडे फॉरेस्ट लिखवाया। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कृष्ण जी की माता जी का नाम क्या था, तो सबसे पहला नाम तुम्हारे मुंह पे क्या आएगा बताओ? यशोदा, मां यशोदा। ठीक है, जबकि तो ऐसे ही बनाया इन्होंने जरूर था,
ऐसे ही इसे भी बनाया इन्होंने जरूर था, लेकिन वास्तविकता में जो बड़े लेवल पर जो काम किया गया वो इनकी वजह से किया गया, इसलिए ये भी नाम सही है और ये भी सही है। डिपेंड करेगा कि वो ऑप्शन पूछ किस तरह से रहा है, किस लैंग्वेज से रहा है, तो मैं वो भी चीजें आपको मतलब सवालों के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, वो मैं आपको एमसीक्यूज भी करवाऊंगा। ठीक है ना दोस्त, बिल्कुल, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कि सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर थोड़ा बहुत कहीं पर कंफ्यूजन है भी तो वो एमसीक्यूज एग्जांपल वगैरह के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार एक क्विक रिवीजन करा देता हूं कि कंप्यूटर की जो पीढ़ियां हैं, टोटल 5 पीढ़ियां हैं हमारी, और आप देखेंगे कि फर्स्ट जनरेशन 1940 से 56, दूसरी 56 से 64, तीसरी 64 से 71, चौथी 71 से 85 और पांचवी 85 से अब तक। फिर मैंने आपसे कहा कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में वीएलएसआईसी, पांचवी में यूएलएसआईसी। फिर मैंने आपसे कहा कि जो हमारी इनमें लैंग्वेज, तो पहली पीढ़ी में मशीन लैंग्वेज, दूसरी में असेंबली, तीसरी में कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास बेसिक, चौथी में एसक्यूएल और पांचवी में प्रोलोग, एलआईएसपी, पाइथन वगैरह। और कंप्यूटर तो एनियाक, एडवेक, एडसेक, ये हमारी पहली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। और दूसरे हमारे क्या है मेरे भाई, दूसरे हमारे अटलस, हनीवेल 400, आईबीएम 360, 370, एप्पल सेकंड, परम सुपर कंप्यूटर, ये हमारी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ठीक है मेरे भाई। और इसके बाद फिर मैंने आपको इन्हीं ये जो मैंने बातें बताई, इन्हीं को मैंने दूसरे तरह से बता दिया। ठीक है जी, तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है ये बात आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके, या फिर रात में जब आपका टेलीग्राम डाउट ग्रुप ओपन होगा वहां पर एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो मुझसे लेकर, तो वो भी आप मुझसे वहां पर टेलीग्राम डॉट ग्रुप में पूछ सकते हैं। और बाकी भाई मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करूंगा, मैं आपका कोई बुरा थोड़ी ना कर रहा हूं दोस्त, है ना। अब वो भाई तो अब क्लास देख ही नहीं रहे होंगे, लेकिन एक बात सोचने वाली है, अगर आगे भी कोई उन जैसी हरकत करने की कोशिश करे, मैं आपका कोई बुरा चाह रहा हूं, मैं आपका कोई बुरा कर रहा हूं, फिर क्यों ऐसी हरकतें करते हैं आप लोग, है ना। दिल दुखता है दोस्त, है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। चैप्टर कंप्लीट होने दीजिए, शॉर्ट नोट से सब कुछ तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, बहुत बेहतरीन चीजें लगेंगी, और इसी तरह से हम एंड तक चीजों को लेकर के चलेंगे। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।